पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की, जिसमें मैंने आपको कार्बीन के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था। कार्बीन की नेचर, कार्बीन के टाइप्स, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, कार्बीन की फॉर्मेशन और कार्बीन की स्टेबिलिटी के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप वो वीडियो भी देख लें, जो आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। आइए हम बात करते हैं कार्बीन से होने वाली ऑर्गेनिक रिएक्शंस की, जिसमें ये इंटरमीडिएट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है राइमर-टिमान रिएक्शन, और इसमें के भी दो टाइप होते हैं। एक को बोलते हैं राइमर-टिमान फॉर्माइलेशन और एक को बोलते हैं राइमर-टिमान कार्बोक्सिलेशन। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं राइमर-टिमान फॉर्माइलेशन की। राइमर-टिमान फॉर्माइलेशन में क्या होता है? फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कली से की जाती है और उसके जस्ट बाद में एसिडिफिकेशन करवाने के बाद में मुझे ऑर्थो एंड पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड मिलते हैं, जिसमें ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है पैरा वाले के कंपैरेटिवली। इस रिएक्शन में जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो डाइक्लोरोकार्बिन होती है। और आप लोग जानते हैं डाइक्लोरोकार्बिन की नेचर के बारे में। जो सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का सेक्सटेट होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है, लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल का काम भी कर सकती है। आइए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। आप लोग जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म का जो H होता है एसिडिक H होता है। तो जब भी इसकी एल्कली से रिएक्शन की जाती है, ये H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी और हमारे पास मिल जाएगा एक कार्ब एनायन CCl3-। अगले स्टेप में ये CCl3- का Cl नेगेटिव रिमूव होता है, -Cl-, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका कन्वर्ट हो जाता है डाइक्लोरोकार्बिन। ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? डाइक्लोरोकार्बिन में। अगले स्टेप में उस तरफ फिनॉल कैसे नेचर का होता है? एसिडिक। तो जब भी एल्कली के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो ये किस फॉर्म में आ जाता है? एनायनिक फॉर्म में आ जाता है। और इसकी अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आप लोग जानते ही हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये डबल बॉन्ड और ये नेगेटिवली चार्ज। और जब इस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जिसको आप बोलते हो कार्बीन, अटैक करती है तो क्या होगा? ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ इसने बॉन्ड बना दिया और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके कारण इसका नेगेटिव चार्ज तो खत्म हो गया, क्योंकि इस कार्बन की तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही हैं इसमें भी, 1 2 3 4। लेकिन इस कार्बन को देखिए, फॉर्मल चार्ज आपको मैंने सिखा रखा है, 1 2 3 बॉन्ड के 3 इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही हैं और एक लोन पेयर की फॉर्म में इस पे इलेक्ट्रॉन है। तो टोटली स्ट्रक्चर में कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे नेट फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? -1 आएगा। अब ये जो H है, ये H बेसिक मीडियम होने के कारण H+ की फॉर्म में बाहर निकलेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को दे जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव कर जाएंगे। अब कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी, C- की न्यूक्लियोफिलिसिटी O से ज़्यादा होती है, इसलिए H किस पर अटैक करेगा? कार्बन पर अटैक करेगा और एक कंपाउंड बन जाएगा CHCl2। अगले स्टेप में OH-, जो कि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, वो Cl को रिप्लेस कर देगा एक अच्छे लिविंग ग्रुप होने के कारण, तो OH आ जाएगा और Cl निकल जाएगा। एक SN2 रिएक्शन वाला स्टेप है और जैसे ही होगा तो क्या होगा? OH आ जाएगा और एक Cl रिमूव हो जाएगा, -Cl लिख दिया मैंने। अगले स्टेप में जैसे आप एलिमिनेशन रिएक्शन में करते हो, इसके इलेक्ट्रॉन इसके बीच में आ गए और इसके इलेक्ट्रॉन इसके बीच में आ गए, तो क्या हुआ? H+ भी निकल गया। बेसिक मीडियम अगर दे रखा होगा तो H+ किसकी फॉर्म में निकलेगा? वाटर की फॉर्म में, और साथ में कौन निकल जाएगा? Cl-। तो इनके बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CHO। तो इस तरह से आपका एनायन बन जाएगा और जब आप इस एनायन को एसिडिफाई करोगे तो O- के साथ H जुड़कर आपको सैलिसिल एल्डिहाइड मॉलिक्यूल मिल जाएगा। जहाँ तक राइमर-टिमान रिएक्शन का सवाल है, इसमें रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन है? CCl2, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइक्लोरोकार्बिन बोलते हैं। आइए इसमें किस तरह के और एग्जांपल्स आपके सामने ला सकता है, उनकी एक-एक करके बात करें। अब मैं इसके सेकंड एग्जांपल की बात कर रहा हूं कि राइमर-टिमान रिएक्शन अगर आपको एग्जांपल नंबर 2, अगर इस OH की ऑर्थो पोजीशन को OCH3 को पा जाएगा और फिर ये राइमर-टिमान रिएक्शन करवाता है अगर,
तो प्रोडक्ट आपका क्या बनता है, प्रोडक्ट आपका बनता है पैरा पोजीशन पर CHO ग्रुप अटैक, पैरा पोजीशन पर CHO ग्रुप अटैक करता है। इसमें ऑर्थो वाला आइसोमर नहीं बनता। ऑर्थो वाला आइसोमर क्यों नहीं बनता? क्योंकि ऑर्थो वाला आइसोमर अगर बनेगा तो तीनों ग्रुप एक साथ लग जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टीरिक क्राउडनिंग कहते हैं। एरोमेटिक रिंग पर जहां तक हो सके 3 एडजेसेंट पोजीशन पर ग्रुप लगाने से को अवॉइड करना चाहिए। तो G1 G2 G3 एक साथ कभी नहीं होते, या बहुत कम स्टेबल कंडीशन है, तो हम क्या करते हैं, कहाँ पे लगता है ये? पैरा पे। हम देखते हैं कि पैरा पर किस तरह से मैकेनिज्म होती है। बात वही है बिल्कुल। अगर मैं आपको ये कहूँ, डायरेक्ट लिख दूँ कि क्लोरोफॉर्म ने OH से रिएक्शन करके क्या कर दिया, डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, डाइक्लोरोकार्बीन Cl नेगेटिव और वाटर। इस डाइक्लोरोकार्बीन ने बेसिक मीडियम में जब आपके OH और OCH3 से रिएक्शन किया, बेसिक मीडियम में कभी भी फिनोल अपने न्यूट्रल फॉर्म में नहीं रहेगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा फिनोक्साइड आयन जैसी स्ट्रक्चर, वो कन्वर्ट हो जाएगा फिनोक्साइड आयन जैसे स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक और पॉइंट पे राइज होता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन पहले इधर मूव करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव करेंगे तो जो आपकी स्ट्रक्चर बनेगी वो O डबल बॉन्ड OCH3 और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस शो करेंगे, और आपको रेजोनेंस आता ही, ये सब मैंने पिछले वीडियोस में आपको सिखा रखा है, तो O डबल बॉन्ड ये OCH3 एज इट इज पड़ा है, ये नेगेटिव चार्ज। अब उसके आगे की मैकेनिज्म वही है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बच्चों। इसके आगे क्या होगा? ये जो डाइक्लोरोकार्बीन है, ये इस इलेक्ट्रॉन रिच साइड पे आके अटैक करेगी। वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास में ऐसे, तो जो आपका मॉलिक्यूल बनेगा वो मॉलिक्यूल आपका ही बनेगा। O डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक H लगा हुआ है और CCl2। अब इस पे क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगले स्टेप आपको आते ही हैं, अगर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या होगा? ये जो H है, ये अपने इलेक्ट्रॉन अगर देके चला जाए इधर, ये इलेक्ट्रॉन वापस चले जाए इधर, तो ये H की जो मूवमेंट है वो किस कार्बन पे हो जाएगी? इस C पे हो जाएगी। तो अगली जो स्ट्रक्चर आपके सामने आएगी वो स्ट्रक्चर आपकी क्या आएगी बच्चों? O नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये बन गया डबल बॉन्ड, ये आपका इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से सीधा मैंने कर दिया ये, तो ये आपका CHCl2 बन जाएगा। उसके बाद वही स्टेप है, OCH3 लगाते चलिएगा साथ में। अब क्या है अगला स्टेप? अगले स्टेप में OH नेगेटिव आएगा, Cl नेगेटिव जाएगा, और अल्टीमेटली O नेगेटिव OCH3, डायरेक्ट लिख दूं CHO, और इस तरह से आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो राइमर-टिमान रिएक्शन में अगर ऑर्थो पोजीशन पर +M वाला ग्रुप लगा हुआ है, एक चीज आप नोट करना, इस रिएक्शन में इसके +M की वैल्यू इसके +M से ज्यादा है, क्योंकि हमने +M में क्या सीखा हुआ है? नेगेटिवली चार्ज आयन का जो +M होता है वो न्यूट्रल वाले से क्या होता है? ज्यादा, इसलिए ये इसके +M से रेगुलेट हो रही है, OCH3 के +M से रेगुलेट नहीं हो रही। और फाइनली जब मैं इसको एसिडिफाई करूंगा तो O नेगेटिव के साथ H आ जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अगर फिनोल पे ऑर्थो पर OCH3 ग्रुप लगाओ तो इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करनी है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से एग्जाम्पल 3 और 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, उस एग्जाम्पल में मैं ऑर्थो पर CH3 ग्रुप लगा रहा हूं। रिएक्शन सेम है, CHCl3 plus KOH gives OH, ये CH3 तो लगा रहेगा, CH। इसमें भी आपको पता है ऑर्थो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो ये वाली बात तो बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे मैंने OCH3 में बताया था कि पैरा प्रोडक्ट बनता है और ऑर्थो प्रोडक्ट नेग्लिजिबल अमाउंट में बनता है, तो उसको हम बनाते ही नहीं, बस पैरा पे अटैक करवाते हैं। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में मैं एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करूं,
और एग्जाम्पल नंबर 4 में मैं पैरा पे मिथाइल ग्रुप ले लूंगा तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग बाई प्रोडक्ट बनता है इसमें। अगर मैं सेम रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KH की करवाता हूँ पैरा मिथाइल फिनोल से तो क्या होता है, तो जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा तो होगा, नो डाउट। जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा तो होगा ही होगा कि यहाँ पर CH3 आ जाएगा और यहाँ CHO आ जाएगा, लेकिन इसके साथ ही जो प्रोडक्ट बनता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक प्रोडक्ट बनता है। इस तरह का प्रोडक्ट भी हमारे को देखने को मिल जाता है, इस तरह का प्रोडक्ट भी हमारे को देखने को मिल जाता है। इसको डाई इनोन प्रोडक्ट है, डाई इनोन प्रोडक्ट है। हालांकि ये माइनर प्रोडक्ट ही है तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। मेजर तो आपको पता ही कौन सा बनेगा, क्यों आपको पता ही है कि अगर CH3 यहाँ आएगा तो या तो यहाँ CHO लगेगा, यहाँ लगेगा, चाहे यहाँ लगे चाहे यहाँ लगे, एक ही बात है। तो एक प्रोडक्ट तो ही बनना ही था, ये तो बनना ही था। साथ ही बड़ा इंटरेस्टिंग सा माइनर प्रोडक्ट भी बनता है, इसकी फॉर्मेशन को भी मैं मैकेनिज्म से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आइए मैं माइनर प्रोडक्ट को अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ कि क्यों बनता है तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं। अब आपको क्योंकि मैकेनिज्म आ गई है तो मैं डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि फिनोल में अल्टीमेटली ये बनेगा, यहाँ आपका मिथाइल लगा हुआ है और जब ये इलेक्ट्रॉन इसके बीच में आएंगे ये आपको स्टेप आता ही है। तो अल्टीमेटली आपके पास जो स्ट्रक्चर आती है वो कौन सी आती है, अल्टीमेटली आपके पास स्ट्रक्चर आती है बच्चों ये वाली, ठीक है। अल्टीमेटली आपके पास स्ट्रक्चर ये आती है। अब अगर CCl2 डॉट डॉट इस पे अटैक करेगा या पहले रेजोनेंट स्ट्रक्चर बना लीजिए, इसकी एक और रेजोनेंट स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ऑर्थो के बाद अगला नेगेटिव चार्ज कहाँ आता है बच्चों, पैरा पर आता है। तो इस पैरा पोजीशन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी लगा हुआ था इस तरह से। अब आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है डाइक्लोरोकार्बीन, अगर ये इस तरह से बॉन्डिंग करता है तो क्या होगा, तो ये स्ट्रक्चर बनने वाला है। अगर ये इस तरह से बॉन्डिंग करता है तो क्या होगा बच्चों, ये वाली स्ट्रक्चर बनने वाली है। आप लोग देखना, ये CH3 और ये हो गया CCl और नेगेटिव चार्ज, ये वाली स्पीशीज आपकी बन सकती है। अब दिक्कत यह है कि पिछली बार उसमें क्या फर्क है, पिछली बार तो यहाँ पे एक H लगा होता था, वो H क्या करता था, अपने इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड को दे जाता था और खुद किस पे जुड़ जाता था, C नेगेटिव पे जुड़ जाता था। अब यहाँ पे कोई H तो है नहीं, यानी कि इस मॉलिक्यूल से H मिलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या होता है, जो इसमें वाटर एज ए सोलवेंट यूज किया जाता है उसका H इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आता है, और जब वाटर का H आएगा तो जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और सॉरी जो आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर वाले की मैकेनिज्म मैंने आपको नहीं बताई है, वो तो वही की वही थी जैसे पिछली बार थी। माइनर प्रोडक्ट ये क्यों बनता है डाई इनोन, तो उसका मैंने बता दिया कि क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर H नहीं है जिसकी मूवमेंट नहीं हो सकती, इसलिए माइनर प्रोडक्ट याद रखिएगा, ये वाला भी आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। मैं बात करता हूँ पांचवें एग्जाम्पल की, कि अगर यही राइमर-टिमान रिएक्शन, एग्जाम्पल नंबर 5, अगर यही राइमर-टिमान रिएक्शन में नेफ्थोल से कराऊं, अगर यही राइमर-टिमान रिएक्शन में बीटा नेफ्थोल से कराता हूं, आप लोग जानते हो ये बीटा नेफ्थोल होती है, अल्फा पोजीशन होती है, तो हमारे को क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं, तो हमें ये रिजल्ट देखने को मिलते हैं। रिएक्शन सेम है, CHCl3 प्लस KOH, तो दो रिंग्स बना रहा हूं। अब आप लोगों को बताइए, इसकी ये पोजीशन तो ऑर्थो है और ये पैरा है, तो पैरा पे तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो मैं ऑर्थो पे ग्रुप लगाऊंगा CHO, तो CHO ग्रुप कहाँ लगता है, इस पोजीशन पर लगता है, और अल्टीमेटली जो मैं प्रोडक्ट मिलता है वो ये वाला प्रोडक्ट। तो यानी कि अल्फा वाला H मूव करता है और दूसरा H मूव नहीं करता, इसको भी हम मैकेनिज्म के थ्रू बिल्कुल आराम से समझा सकते हैं। मान लीजिए मैं इसकी मैकेनिज्म का मेन स्टेप लिखूं, तो मैकेनिज्म में क्या होगा, बेसिक मीडियम में OH का H प्लस बाहर निकल जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगी
जब ये स्ट्रक्चर बनेगी तो ये स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग भी बनेगी साथ में, और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप लोग देख पा रहे हैं बाकी बॉन्ड तो मैं इंटैक्ट रख रहा हूं, यहाँ इसलिए मूवमेंट हुई है बच्चों क्योंकि रिंग इंटैक्ट है, अभी भी बेंजेनोइड रिंग इसमें प्रेजेंट है, तो इसलिए ये इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो भी ज्यादा होती है, साथ ही इसके कॉन्जुगेशन में भी है, इसके कारण भी क्या होती है, ये क्वाइट स्टेबल एनायन बनता है। उसके बाद में आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर मैं CCl वैकेंट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करवाता हूँ इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, तो क्या होगा, तो बिल्कुल वैसा ही मैकेनिज्म है। जब आपको मैकेनिज्म आ जाती है तो एग्जांपल आपसे कुछ भी पूछेगा आप सबके रिजल्ट निकाल सकते हैं। आप लोगों को पता है कि ये C, ये Cl, ये Cl, ये सब वही बातें रिपीट हो गए। अब इसके साथ जो H लगा हुआ था वो H या डबल बॉन्ड लगाना भूल गया, ये जो H है ये अपने इलेक्ट्रॉन दे जाएगा और खुद किस पर अटैक करेगा, कार्बन पर, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो सेम स्टेप है बस। तो जब ये स्टेप होते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये आपकी रिंग है पहली, ये आपकी सेकंड रिंग है, डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम टू सेम है, तो यहाँ पर ये बन गया CHCl2, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये बन गया वो नेगेटिव, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं जो आपको नहीं पता हो, प्लस OH नेगेटिव माइनस Cl नेगेटिव, तो अल्टीमेटली मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, इससे ये वाली पोजीशन पे तो CHO आ जाएगा और इस पोजीशन पर कौन आ जाएगा, O नेगेटिव, और जब मैं इसको एसिडिफाई करूँगा, जब मैं इसका एसिडिफिकेशन करूँगा तो मेरे पास ऑर्थो प्रोडक्ट, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आ जाएगा और पैरा वाला प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। तो इस तरह से इन 5 एग्जांपल्स के थ्रू हम रायमंड-टिमान रिएक्शन पे परफेक्शन ला सकते हैं। अब 2-4 छोटी-छोटी बातें और आपको और बताने वाला हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं रायमंड-टिमान रिएक्शन में आइसोटोपिक इफेक्ट आपको बताऊं, अगर मैं आपको रायमंड-टिमान रिएक्शन में आइसोटोपिक इफेक्ट बताऊं तो कैसे होगा, अगर मैं आइसोटोपिक इफेक्ट बताऊं रायमंड-टिमान रिएक्शन में तो कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। सपोज मेरे को इस तरह से हाइपोथेटिकल कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए, मैं एक बार लिख लगा देता, और इसकी कहता है कि रायमंड-टिमान रिएक्शन करवाओ, और फिर उसको एसिडिफाई भी कर दो, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि अब इस D की बात करना, याद करो वही D है जो पिछली बार H था। H अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो H होता है अल्टीमेटली CCl2 नेगेटिव के कार्बन पे शिफ्ट होता है, तो वो बन जाता है CHCl2, एक OH आता है तो Cl निकल जाता है, और फाइनली Cl और H प्लस के निकलने से डबल बॉन्ड बनता है। उस डबल बॉन्डेड कार्बन में भी जो H होता है वो यही वाला तो होता है जो यहाँ से शिफ्ट करता है। तो जिसको मैकेनिज्म पता लगेगी वो 1 मिनट में बता देगा कि सर इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ये बनेंगे, इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे। तो यहाँ पर CDO ये बनेगा आपका मेजर, और यहाँ पर भी ऐसे ही OH CDO DOD, और ये प्रोडक्ट क्या बनता है, मेजर, और ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, माइनर। ऐसे करके जिनको मैकेनिज्म आती है वो बड़े आराम से बता सकते हैं। आगे चलिए, अगर मैं एक और एग्जांपल पूछूं आइसोटोपिक इफेक्ट पे आपसे, तो देखते हैं आप आंसर कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगाया OH और यहाँ लगा दिया D, और फिर मैं करवा रहा हूँ रायमंड-टिमान रिएक्शन, एसिडिफाइड भी करवा रहा हूँ, तो क्या होगा, तो ये होगा, यहां पर तो H ही था ना बेटे, तो ऑर्थो प्रोडक्ट में तो H लगा होगा, D पड़ा रहेगा। लेकिन अगर पैरा प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें यही D मूवमेंट करता है, क्योंकि उसमें यही D मूवमेंट करता है, तो प्रोडक्ट आपका ही बना। कितना इंटरेस्टिंग केस है। दोबारा देखिए, ये वाला H अगर रिप्लेस होगा तो CHO में भी यही H आएगा, ये आ गया, तो ये पड़ा रहा।
लेकिन अगर इसकी मूवमेंट होगी तो ये जाएगा CDO बन के और ये वाले एस दोनों पड़े रहेंगे। इस तरह से हम रिएक्शन की मैकेनिज्म जब सीख जाते हैं तो इस तरह के छोटे मोटे आंसर बड़े आराम से हम दे सकते हैं। आइए अब हम बात करने वाले हैं राइमर-टिमान कार्बोक्सिलेशन की, सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं। हम बात करने वाले हैं राइमर-टिमान कार्बोक्सिलेशन की। राइमर-टिमान कार्बोक्सिलेशन में CHO की जगह पर COOH ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है फिनोल के अंदर। आइए तो राइमर-टिमान कार्बोक्सिलेशन की बात करें, राइमर-टिमान कार्बोक्सिलेशन की बात करें। आइए ये आपका फिनोल है, तो पहले मैं ओवरऑल रिएक्शन लिख रहा हूं। अगर मैं फिनोल की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको आप पायरीन भी बोलते हैं, इससे करवा दूं और फिर एसिडिफिकेशन करवा दूं तो फिर अल्टीमेटली भी मुझे दो प्रोडक्ट मिलते हैं। एक तो ऑर्थो पे लग जाता है COOH और एक पैरा पे लग जाता है COOH। और जब भी किसी एरोमेटिक रिंग पे दोनों ग्रुप होते हैं तो उनको हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। तो ये है ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड और ये है पैरा सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो एंड पैरा सैलिसिलिक एसिड की फॉर्मेशन। आइए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, बड़ी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। तो पहला स्टेप तो मैं पहला स्टेप भी इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको ढंग से बता रहा हूं। कार्बन टेट्राक्लोराइड में अगर मैं एक OH लेके आऊंगा तो 3 Cl तो पड़े रहेंगे, Cl निकल जाएगा और OH आ जाएगा। अब मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये Cl बाहर निकल जाएगा, अपने आप देखिए क्या करूंगा मैं। इन दोनों Cl को तो कुछ किया ही नहीं मैंने, ये चला ही गया, तो क्या ये COCl2 बन जाएगी? याद करो, फॉस्जीन गैस COCl2 बन जाएगी। और इसी तरह से अगर मैं वापस एक और OH लाऊं और एक और Cl रिप्लेस हो जाए तो OH की जगह क्या लगा दूंगा? Cl लगा दूंगा, सॉरी Cl की जगह क्या लगा दूंगा? OH लगा दूंगा। और ये वही मूवमेंट है बच्चों, ये H अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो माइनस वाटर निकल जाएगा OH के कारण और एक Cl निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? CO2 बन जाएगी। यू कैन सी, ये डबल बॉन्ड हो तो था ही, इसमें ये दोनों चले गए तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया CO2। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करती है? यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का काम या इंटरमीडिएट का काम कौन करती है? CO2 गैस करती है। CO2 गैस जब आपके आयनाइज फिनोल पे अटैक करेगी तो क्या होगा? आइए, जब CO2 आपके आयनाइज फिनोल पे अटैक करेगी तो क्या होगा? सेकेंड स्टेप में मुझे पता है कि फिनोल वही बात है, बेसिक मीडियम में किस फॉर्म में रहता है? बेसिक मीडियम, वही लगा दो H। बेसिक मीडियम में कहाँ रहता है? बेसिक मीडियम में इस फॉर्म में रहता है। आगे के स्टेप वही की वही। अब आपको अगर इसको अटैक करवाना है, ध्यान दीजिएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेंगे तो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी हो जाएगा उस केस में। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जब यू मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यू मूव करेंगे, और जब ये मूवमेंट कंप्लीट होगी आपकी तो अल्टीमेटली क्या होगा? यहाँ तो आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड था ही, ये बॉन्ड था ही, H पड़ा रहने दो, देखना मैं सही कर रहा हूँ। ये देखो, ये जो C है इसके वैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन मिल गए, बॉन्ड 4 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब O आपका क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। ये O क्या है आपका? नेगेटिवली चार्ज है। तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे तो ये H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को देके H++ की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और जब ये H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा तो आपको इस तरह से डाई नेगेटिव आयन जैसी एक स्ट्रक्चर मिलती है। बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आपको इस तरह की स्ट्रक्चर मिलती है। अब इसमें जबरदस्त रिपल्शन होगा, तो यहाँ पर जो सोडियम है या जो भी आप K ले रहे हो, K है, वैसे जनरली यहाँ पे NaOH लेना बेटर होता है, तो मैं यहाँ पर NaOH ले लेता हूँ। तो NaOH क्या करता है? किलेट इफेक्ट के थ्रू इनको थोड़ा सा स्टेबलाइज करने का काम भी करता है। साइज छोटा होता है ना इसका, इसलिए देखिए
ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये जो सोडियम आयन है एक तरह से कीलेटिंग रिंग का एक वीक सी कीलेटिंग रिंग बनाता है। अल्टीमेटली जैसे मैं इसको एसिडिफाई करूंगा, जैसे मैं इसको एसिडिफाई करूंगा तो आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर COOH ग्रुप लग जाता है। तो ये इस रिएक्शन को बोला जाता है राइमेटिमान कार्बोक्सिलेशन। तो राइमेटिमान फॉर्माइलेशन में और कार्बोक्सिलेशन में क्या फर्क है? वहाँ CHO अटैक करता है, वहाँ CHO ऐड होता है, यहाँ COOH ऐड होता है। वहाँ पर जो इंटरमीडिएट है वो डाइक्लोरोकार्बिन है और यहाँ जो इंटरमीडिएट काम कर रही है वो CO2 गैस कर रही है। उस रिएक्शन में 3 मोल KOH काम आता है और इस रिएक्शन में 4 मोल KOH काम आता है। तो ये इन दोनों में फर्क है, राइमेटिमान फॉर्माइलेशन और राइमेटिमान कार्बोक्सिलेशन। आइए राइमेटिमान कार्बोक्सिलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूँ। राइमेटिमान कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। अगर मैं एक बार ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपका वेट कर रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन किससे रिलेट करती हैं। इसका नाम है ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, इसका नाम है ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। अब ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड आपको मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ इस रिएक्शन की कि सैलिसिलिक एसिड कहाँ कहाँ आपके काम आता है। अगर आप इस कंपाउंड का एसाइलेशन कर दीजिए, एसाइलेशन का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड में जब O के साथ H लगा होता है और उन कंपाउंड की रिएक्शन या तो आप एसिटिल क्लोराइड से करवा दो और या आप एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दोगे तो उसके H की रिप्लेसमेंट जो है वो COCH3 से हो जाती है। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एसाइलेशन। ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है? एसाइलेशन। तो कभी भी एरो के ऊपर आपको पिरिडीन के अंदर एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड मिले, आप क्या करोगे उसके उस कंपाउंड के सबस्ट्रेट के एसिडिक H को COCH3 से रिप्लेस कर देना और अल्टीमेटली क्या बनेगा? अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट बन जाएगा O के साथ आ जाएगा COCH3 और COOH एज इट इज। तो ये जो कंपाउंड बनता है इसको हम बोल सकते हैं, इसका जो कमर्शियल नेम है वो एस्पिरिन होता है। इसका जो कमर्शियल नेम होता है वो एस्पिरिन होता है, या इसको एसिटाइल ऑक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, या इसको एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड भी कहा जाता है। ये जो केमिकल बना है जिसका कमर्शियल नेम एस्पिरिन होता है, जो कि डिस्प्रिन टैबलेट में होता है, ये दो काम हैं इसके। एक तो ये एनाल्जेसिक है, पेन रिलीवर है, और दूसरा ये एंटीपायरेटिक ड्रग है। बुखार वगैरह उतारने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है जो कि आपको याद रखना। अब अगर मैं इसका एस्ट्रिफिकेशन करवा दूं किसी कंपाउंड का, अगर मैं इसका एस्ट्रिफिकेशन करवा दूं, क्या होता है एस्ट्रिफिकेशन? जब किसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड की रिएक्शन एल्कोहल से कराई जाती है एसिडिक मीडियम में, तो क्या होता है याद रखना, इसका OH और एल्कोहल का H मिलके वाटर बाहर निकालते हैं और जो प्रोडक्ट आपके सामने आता है वो ये आता है COOCH3। आप देख पाएंगे इसका H और इसका पूरा OH और इसका H गया तो ये OCH3 कहाँ छूट जाएगा? CO के साथ में। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको हम बोलते हैं मिथाइल सैलिसिलेट। इस कंपाउंड का नाम है मिथाइल सैलिसिलेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्केट में सेलोल नाम से सेल किया जाता है। सेलोल, जिस तरह से ये डेटॉल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, इसको बोलते हैं सेलोल। एंटीसेप्टिक में यूज किया जाता है। और अगर मैं इसकी रिएक्शन कर दूं फिनोल के साथ तो रिएक्शन तो वही होगी, इसका H इसके OH से रिप्लेस होता है और ये वाला कंपाउंड बनता है CO O और रिंग।
अगर ये मिथाइल सैलिसिलेट था तो क्या इसका नाम फिनाइल सैलिसिलेट होना चाहिए? इसको बोला जाता है, सॉरी, इसको तो बोला जाता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, इसको बोला जाता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, और इसको बोला जाता है सेलो, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेटोल के अंदर, इसका यूज किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं रायमंड-टिमान रिएक्शन के बारे में। आप लोगों ने इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखा, आपका बहुत बहुत थैंक यू। अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ही मेरी पिक आएगी, आप उसको क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, आप उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियोस कंटिन्यूअसली मिलते रहें। थैंक यू सो मच।